लोकसभा चुनाव के बीच में आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग विष्णुदीप गर्ग जी के साथ हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है। तो आपका स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। तो ये लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम लोग इस समय बीच लोकसभा चुनाव के में हैं। आधा चुनाव लगभग हो चुका है और कुछ चुनाव भी होने वाले हैं। तो कैसा रहा है? अभी आधा चुनाव नहीं हुआ है, जी। अभी मात्र 200 सीट पे ही वोट पड़े हैं। चल 200। हाँ, अभी 300 प्लस सीटों पे वोट होना बाकी है जी। और तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होंगे। जी। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार पहले 2 चरणों में बीजेपी को बहुत बहुमत से वोट पड़ा है, उसी बहुमत के साथ में तीसरे चरण में भी बहुमत के साथ वोट पड़ेगा। और कहीं न कहीं हम जो 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं और मोदी जी का जो सपना है कि हम 400 पार करेंगे, 48 तक विकसित भारत बनाएँगे, उसको कहीं न कहीं हम साकार रूप देंगे। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद यहाँ से वोट परसेंट कम हो रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि 400 पार हम ले जाएंगे। आप कह रहे हो लगातार ये सर्वे भी बता रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है यहाँ लगातार लोग वोट नहीं कर रहे हैं। लोगों का रुझान जो बीजेपी के वोटर है निकल नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो 400 ले जाएंगे। नहीं, ये पश्चिमी क्षेत्र में कुछ सीटों पे ऐसा हुआ है कि जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा कम रहा, पर उससे हमारी वोट प्रतिशत पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी वोट है वो प्रॉपर डली है। अगर कहीं किसी वार्ड में वोट डली है तो कहीं न कहीं 50% से ऊपर वो 90% जो वोट डली है। जैसे अगर 1000 वोट है, उसमें से 500 वोट डली हैं, तो उसमें 90% जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में पड़ी हैं और 10% में अदर प्रत्याशी हैं। अगर 14 लाख कुछ वोटें गाजियाबाद में अगर पड़ी हैं, तो उसमें आप समझिए 14 लाख में 7 लाख प्लस जो वोट हैं वो अतुल गर्ग जी के पक्ष में पड़ी हैं। अब बाकी की वोट में मायावती की पार्टी से अपने पुंडिर जी और डोरी शर्मा जी वो आते हैं। आधी वोट में वो हैं, अब पूरे में 50% में हम हैं। तो इसका मतलब जो आप जो दावा कर रहे हो 400 पार, तो वो दावा अभी भी अडिग है? 400 पार का नारा बिल्कुल हमारा अडिग है। अब के हमारे मोदी जी ने 2 कार्यकाल दिए हैं, 2014 से 2024 के 2 कार्यकाल रहे हैं। आप बताइए हमारे पास पहले कितने एम्स थे? ठीक है, 7 एम्स हुआ करते थे, अब 22 प्लस एम्स हैं। आप बताइए हमारे पास रोडें कैसी थी पहले 2014 में? अब रोडें लगातार बनती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। पहले हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही है। पहले हमारे पास वंदे भारत ट्रेन थी? नहीं थी। अब वंदे भारत ट्रेन है। हमारे रेलवे स्टेशन कैसे हुआ करते थे और आज अपने रेलवे स्टेशन देखिए मॉडर्नाइज हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी पा रहे हैं। पहले हमारे एयरपोर्ट कैसे हुआ करते थे? बेटी सक्षम हो रही है, 1 लाख रुपए का बेटी को लखपति बनाया जा रहा है। 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, ये छोटे छोटे चरणों में उन्हें कहीं ना कहीं वो दिया जा रहा है लोन, जिससे वो अपनी छोटी सी आजीविका में काम कर सके। स्किल इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, इस पे विशेष ध्यान जा रहा है। पहले हम क्या होते थे? रोजगार लेते थे। अब क्या है कि हम रोजगार देने वाले बन रहे हैं। और ये जो इंडिया इंडिया गठबंधन जो बना है और लगातार ये अपनी मजबूती स्थिति दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? लगातार ये कोई मजबूत स्थिति नहीं है। ये सारे चोर, एक थाली के चट्टे बट्टे, सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार की मूर्ति थे। 2014 से पहले कितने घोटाले इनके नाम में हुए। लालू प्रसाद यादव, कितने घोटाले इनके नाम में हुए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कितने घोटाले इनके नाम में हुए हैं। ममता बनर्जी, कितने घोटाले इनके नाम में हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आप देख ही सकते हो, वो खुद घोटाले में पड़े हुए हैं। जो लोग बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बोलते थे कि हम अगर कोई घोटाला करेगा हम उसको जांच करवाएंगे और जेल में भेजेंगे, आज खुद जेल में है। पहले शीला दीक्षित के खिलाफ बोले, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते थे, आज खुद जेल में पड़े हुए हैं। और सारे जितने भी चोर थे वो एक साथ हो गए हैं। और धर्म योद्धा जिसको कहते हैं ना, कृष्ण अर्जुन, अमित शाह कृष्ण है तो मोदी जी उनके अर्जुन है, या उल्टा कर लो, अगर योगी बाबा अर्जुन है तो उनके मोदी जी कृष्ण है। तो ये आपस में मिलके कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं अर्जुन और कृष्ण का, या चाणक्य कह सकते हो, अमित शाह को चाणक्य भी कह सकते हो, ये चाणक्य है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक इस तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं कि सारे चोर एक तरफ हैं और ये उसमें विजय प्राप्त करेंगे और 400 पार का नारा लेते हुए सीट पाएंगे। आप तो अरविंद केजरीवाल वाली भाषा बोल रहे हो। जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे सब चोर हैं, मैं ही ईमानदार हूँ, वैसे आप कह रहे हो सारे विपक्षी दल चोर हैं और हमारी बीजेपी पाक साफ है। तो इसका कैसे भाई? बीजेपी में भी तो दिक्कत है। कोई बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं। आप 2014 से 2024 तक एक घोटाला बता दो जो बीजेपी ने किया हो।
एक घोटाला बता दो मोदी जो है उस पे एक लांछन बता दो कि मोदी जी ने कोई 2 रुपए का भी अपने लिए कुछ किया हो। आज भी मोदी जी के पास खुद की खरीदी हुई कोई गाड़ी नहीं है। आज भी मोदी जी के पास खुद का खरीदा हुआ कोई मकान नहीं है। आज भी मोदी जी के पास खुद की खरीदी हुई कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। और ना ही उनके पास कोई ऐसा सामान है जो वो किसी को देके जा सकते हैं। आज भी उनके भैया पेट्रोल पंप पे छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, किराना स्टोर चला रहे हैं। एक भैया राजनीति कर रहे हैं छोटे लेवल पे। बहनें और उनका परिवार आज भी सूक्ष्म रूप में रहता है। जो उनकी माता की डेथ हुई, आज उनकी माता की डेथ के बाद उन्हें सरकारी वैन से ले जाया गया, ना कोई तामझाम किया गया, ना कोई ज्यादा वो करे गया। तो इसलिए मोदी जी पे तो लाछन लगाना, ये समझ लीजिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अरे तो यहाँ आप गाजियाबाद में ही ले लो, गाजियाबाद में ऐसे बीजेपी के बहुत नेता थे जिनके पास मकान नहीं था। आज उनके उनकी तो स्थिति मत पूछिए, कई जगह उनके 5 स्टार होटल भी हैं, कई जगह स्थिति उनकी बहुत मजबूत है। तो क्या कहोगे आप? हर आदमी मोदी तो ना है। नहीं, हर आदमी मोदी नहीं। हमें अपने राजा से मतलब रखना है। हमारा राजा अगर सच सही होगा तो प्रजा अपने आप सही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि 2-4 ऐसे लोग हैं जो पार्टी में कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने संबंधों से और अपनी मेहनत से उस पैसे को कमाया हो। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा उसके पास। विपक्ष का आदमी अगर मेहनत करे तो आप उसे चोर बोलोगे, और आपका आदमी, बीजेपी का आदमी अगर मेहनत करता है तो आप उसे कहोगे ईमानदारी से कर रहा है। नहीं, आप ये बताओ तो सही, हमारी पार्टी पर एक भी आक्षेप लगाओ तो सही। झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्हें कोयला घोटाला करा, वो जेल में। और क्या कि मैं छत्तीसगढ़ में सेम डे में एक छापा लगा एक घर में, कितने करोड़ रुपए मिले एक साथ। आप ये बताओ बीजेपी के 2014 से 2024 के बीच में कितने रुपए मिले, कहीं कोई घोटाला हुआ हो, कोई कहीं रुपए प्राप्त करे हो। आप देखो कांग्रेस के कितने रुपए लगे। ईडी और सीबीआई सारी की सारी इनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। आप देखिए अजीत पवार पे बहुत लांछन लगे थे, और जैसे अजीत पवार बीजेपी में आगे पाक साफ हो गए, तो क्या कहोगे? जब जो बीजेपी में आ जा रहा हो पाक साफ हो जा रहा है, जो बीजेपी से बाहर है जनता ये भी आरोप लगाती है, उसमें ही आप लोग दिक्कतें करते हैं। देखो, कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून मेजर में सब बराबर होते हैं। अजीत परिवार ने अगर कोई गुनाह किया होगा तो कानून उसको भी देख रहा होगा। ऐसा नहीं कि उनके सारे केस खत्म हो गए होंगे, उन पे भी कार्यवाही चल रही होगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये नहीं, अगर आपने देखा होगा जैसे भी उनका केस आया था, जो महिला पहलवान थे उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस किया था, उसमें बेटे को मिल गया टिकट। बेटे को टिकट मिला ना, उसको तो टिकट नहीं मिला ना, उसको तो टिकट काट दिया ना पार्टी ने। इसका अगर बेटा तो पाक साहब है ना। अगर किसी परिवार में पिताजी ने कोई कुकर्म कर दिया, पिताजी ने कुछ काम कर दिया गलत, तो उसका मतलब थोड़ी ना कि उसके बेटे को भी उसके वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर क्या बोलते हैं गोली मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर पे चलवाई, राम भक्तों पे, तो आप लोग उसका इल्जाम अखिलेश यादव पे क्यों देते हो? अखिलेश यादव एक भी बार ये थोड़ी ना बोलते हैं। अगर राम मंदिर के जैसे उन्हें बुलाया गया था राम मंदिर में, अगर वो राम मंदिर के बुलाने पे आ जाते, मैं खुद अखिलेश यादव का आपके पक्ष में वो करता कि भी अखिलेश यादव ने बुलाया और वो वहां पे राम मंदिर के तो नहीं किया, तो कह रहे हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। वो तो आज भी पक्ष में नहीं है राम मंदिर के। वो तो कह रहे कि राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, उसके स्थान पर कुछ और बना देना चाहिए था। मथुरा में विवाद है, आज भी काशी में विवाद है। ये कौन सोल्व करेगा? ये योगी और मोदी ही सोल्व कर सकते हैं, कोई अखिलेश यादव से सोल्व नहीं कर सकता। ये पक्का है? हाँ पक्का, ये काशी और मथुरा भी सोल्व होने। अच्छा, मैं जब यहाँ आ रहा था तो कई जनता के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया, और मैसेज देने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप एक सवाल उनसे जरूर पूछना विष्णु जी से, कि लोग मोदी जी को ही वोट क्यों दे। राहुल गांधी भी जगह जगह जा रहे हैं, सुंदर है, एक अच्छे परिवार से है, अच्छा बोलते हैं, तो लोग उनको वोट क्यों ना दें? दोनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो मोदी को ही क्यों वोट दिया जाए? ये आपने बहुत ही मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि मैं इसका जवाब दूंगा तो आप भी हैप मान जाएंगे। बताइए। राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, उसके बाद भी राजनीति का स्तर सुधार नहीं सके। इतने घोटाले किए उनकी सरकार ने, और उन्होंने कोई भारत जोड़ो यात्रा तो करी, पर भारत को जोड़ नहीं पाए, उनके दिलों को नहीं जोड़ पाए। अगर वे हिंदुत्व को थोड़ा साथ लेके चलते और कहीं ना कहीं मुस्लिम में सॉफ्ट होते, जैसे मोदी जी ने किया, 370 हटा दी, राम मंदिर हमें दिलवा दिया, गरीबी से झाड़ू लगाते थे संघ के कार्यालय में, और टॉप पे पहुंचे, आज प्रधानमंत्री पद पे हैं। ये फर्क है राहुल गांधी और मोदी में। जो चाय बेचता था उस पे रेलवे स्टेशन पे, वो आज प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है। सोने की चम्मच पे लेके पैदा नहीं हुआ कि बाप ने सोने की चम्मच पहना दी और बन गया बेटा जा तू सांसद बन गया। सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, और मेहनत का फल उन्हें आज मिल रहा है। सारी जनता प्यार करती है। एक सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ
आप जैसे आपके इस पूरे उसमें भाषण में यानी कि जो इंटरव्यू हुआ उसमें एक ही निचोड़ निकल के आया कि मोदी जी और बीजेपी अच्छी है। मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब ये अच्छी है तो ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कई सालों से हैं, ममता बनर्जी कई सालों से दिल्ली के बंगाल के मुख्यमंत्री है, कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में कई सालों से मुख्यमंत्री है, तो जनता उनको क्यों चुनती है? देखो, इस पे मैं आपको बिल्कुल लिबरल होके बिल्कुल सही तरीके से जवाब दूँ। सही बताइए। मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान एक बेसिक नीड होती है आदमी की। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने उस बेसिक नीड को छुआ है। अच्छा। हाँ, जी। जो मैं बीजेपी का पक्षधर तो हूँ, पर मैं किसी दूसरे आदमी को गलत नहीं ठहरा सकता। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे मेडिकल व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से करी है। चाहे उन्हें भ्रष्टाचार किए हों, पर मेडिकल सुविधा वहाँ बहुत अच्छी करी है। साथ में साथ स्कूलों का जो नवीकरण था, वो भी अच्छा किया है। पानी और बिजली मुफ्त कर दी है। तो जो पब्लिक है, जो मीडियम क्लास की पब्लिक है या जो लोअर क्लास की पब्लिक है, उसे सस्ते रेट में जब चीज़ मिल रही है, तो वो वोट दे रही है जाके वहाँ पे। और कुछ मुस्लिम पक्ष उनके साथ भी है। ऐसी और ममता बनर्जी के साथ में मुस्लिम पक्ष है, और जहां मुस्लिम पक्ष की आबादी ज्यादा होती है, वहां पे कहीं ना कहीं सरकार दूसरे वाले बना जाते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष उनके साथ ना होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार होती। पर हमारा वोट प्रतिशत नहीं गिरा। हमें पिछली बार भी 34% वोट दिल्ली में मिला था, इस बार भी 34% वोट मिला। जो वोट परसेंटेज घटा है ना, वो कांग्रेस का घटा है, बीजेपी का नहीं घटा। कुल मिला के आप ये तो मानते हो कि ये जो सामने विपक्ष के नेता हैं इनमें कहीं ना कहीं जनता को छूने की काबिलियत है? कुछ नेताओं में अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया, इसलिए सरकार बनाए बैठे हैं। पंजाब में किसानों का मुद्दा था, उसको अरविंद केजरीवाल ने जब वो वहां से दिल्ली आए, उन्होंने कैच कर लिया, सारी सुविधाएं किसानों को यहाँ मुहैया कराई। उसका फल उन्हें पंजाब में मिला। जी। और जो विपक्ष था कहीं ना कहीं वो कांग्रेस थी, और उस कांग्रेस को, विपक्ष को अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं। पर बीजेपी का वोट बैंक कम नहीं हो रहा। बीजेपी का जो वोट बैंक पहले था, वही वोट बैंक अभी भी है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही हानि हो रही है अरविंद केजरीवाल के बढ़ने पे। अच्छा, जनता से कुछ अपील आप करना चाहते हो? आखिरी मुकाम पे हम लोग इंटरव्यू के आखिरी उसमें हैं, तो कोई अपनी मन की बात कोई उसे कहना चाहते हो? मैं मन की बात में यही कहना चाहूंगा, देखो, आप बेसिक नीड्स सभी के लिए जरूरी हैं। अरविंद केजरीवाल ने जरूर आपको दिल्ली में छुआ होगा कि कुछ आपकी बेसिक नीड पूरी करी होंगी, पर ये देश राष्ट्र का हो रहा है। ये चुनाव जो है, ये राष्ट्र के नाम पे हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं हो रहा कि वहां पे 4-5 सीट ले आएगा अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, तो उससे वो संसद में अपनी कहीं ना कहीं पकड़ बना लेगा और सरकार में आ जाएगा। वो सरकार में कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मोदी जी 400 प्लस सीट लाने जा रहे हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर कहीं ममता, अखिलेश, लालू और क्या कि मैं मायावती या आपका अरविंद केजरीवाल या साउथ में कुछ पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, वो तमिलनाडु की कोई पार्टी है या डीएम की है, ये और क्या कि मैं अपना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है या शरद पवार है, अगर ये कुछ वोट बैंक लाते हैं या वोट बढ़ाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रीय स्तर पर फायदा नहीं होने वाला। आप राष्ट्रीय स्तर को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए मोदी जी के पक्ष में वोट करें। अगर आपका कैंडिडेट कमजोर भी है, फिर भी मोदी जी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे तो देश स्ट्रांग होगा। आज पाकिस्तान हमारी हिमाकत नहीं कर सकता कि वो बॉर्डर पार कर जाए। आंख में आग डाल के जवाब दिया जाता अमेरिका को, आंख में आग डाल के जवाब दिया जाता चीन को, आंख में आग डाल के जवाब दिया जाता रूस को, और इजराइल आज हमारा सपोर्ट करता है, सऊदी अरब आज हमारा सपोर्ट करता है। मुस्लिम कंट्री जहां भी मोदी जी जाते हैं, उनको अपने यहाँ के प्राइज मेडल देती है और उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मोदी जी नोबेल पुरस्कार जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, ये मैं आपसे लिख के दे रहा हूं। यानी हमारे विष्णु जी हैं, इनके ऊपर मोदी का पूरा जादू चला हुआ है और ये चाहते हैं कि पूरे देश में मोदी जी का जादू जादू चले। लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है, हर आदमी को अपने नेता चुनने का अधिकार है। मैं 1 मिनट आपसे एक गुजारिश करूंगा, मोदी जी पे कोई जादू नहीं चला हुआ मेरे पे। नहीं चला है। मेरे पे कोई जादू नहीं चला हुआ। मैंने अरविंद केजरीवाल की पढ़ाई करी क्योंकि वो बेसिक नीड पूरी कर रहे हैं दिल्ली में। मेरे पे कोई जादू नहीं है। मेरे को जो अच्छा दिख रहा है और जो मेरे दिमाग में, एक एडवोकेट हूँ, एलएलबी मैंने करी, एलएलएम मैंने करी, मैंने एमबीए किया, और उस स्तर की पढ़ाई करने के बाद जो वैचारिक मतभेद हैं और जो विचार मुझे पढ़ने, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद जो मेरी समझ है, उस समझ के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, और 10 और 15 साल अगर वो टिक गए राजनीति के शिखर पर और प्रधानमंत्री बनते रहे, हमारी इकोनॉमी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है। वो देश की, वो विश्व की पहले या दूसरे रैंक की इकोनॉमी होगी, और हमारा विश्व में कहीं ना कहीं पहले या दूसरा स्थान होगा। मैंने विष्णु जी की बात को समझा।
विष्णु जी देश के लिए ही बोल रहे हैं सब चीज, इनको देश से ही प्यार है और इनको ऐसा लगता है, और वो है भी कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। लगातार मोदी जी 2014 से लगातार चले भी आ रहे हैं, तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। और आपने विष्णु जी की बातों को सुना, और आप इनके दिल की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।